हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर आज एक नई वीडियो के साथ, नए एक्ट के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। नया एक्ट पोस्को, जो पोक्सो एक्ट है, ये 2012 में नया एक्ट आया है। ये एक्ट आने का क्या कारण रहा, पहले तो अपन इसको ये भी पढ़ेंगे कि इस एक्ट के आने का क्या कारण रहा, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है, एक्ट का विस्तार कब हुआ, एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सभी अपन विस्तार से देखेंगे। क्योंकि ये एक्ट जो है बालकों का संरक्षण अधिनियम जो है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इस एक्ट का कारण, इस एक्ट को लाए किस लिए, क्योंकि ये एक्ट आने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन कर दिया गया। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दे रखा है 15(3), धारा 15(3) के तहत एक नया, जो 15(3) के तहत राज्य को दे रखा है बालकों और महिलाओं के लिए कोई भी अगर एक्ट लाना है या कुछ भी उसमें संक्षिप्त कुछ भी ऐड करना है तो 15(3) के तहत उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस एक्ट को उसी के तहत ऐड किया है। इसके अलावा इस एक्ट में, क्योंकि आपने देखा था निर्भया कांड हुआ था दिल्ली वाला, उसके बाद बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ने चालू हो गए, तो राज्य सरकार का ये था कि कोई ना कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे इन अपराधों पर विराम दिया जाए, इन अपराधों में कमी लाई जाए। उसको देखते हुए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है? यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये एक्ट राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति कब हुई? पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 19/6/2012 को। उसके बाद इसमें जब राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई, राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ 20/6/2012 को। उसके बाद जब 20/6/2012 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसके जस्ट बाद फ्रेंड्स इसको प्रकाशित किया गया, 9/11/2012 को प्रकाशित किया गया और 14/11/2012 को लागू कर दिया गया। यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर बनने लायक क्वेश्चन पहला तो यही है कि एक्ट का पूरा नाम क्या है। एक्ट का पूरा नाम है बालकों यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पोक्सो, है ना। पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस 2012, है ना। इंग्लिश नाम ये है और हिंदी नाम यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन बन सकता है। पोक्सो की परिभाषा बताए, पोक्सो की पूरी फुल फॉर्म बताएं। तो फुल फॉर्म इसकी अपन ने देखी। इसके बाद ये एक्ट लागू कब हुआ? तो ये एक्ट लागू हुआ 14/11/2012 को ये एक्ट लागू किया गया। अब अपन इसको विस्तार से देखेंगे फ्रेंड्स, विस्तार से इस एक्ट में क्या क्या हुआ है और कैसे। इस एक्ट की जो धाराएं हैं, कई धाराएं इस एक्ट में बताई गई है और कई धाराएं दी गई है, तो अपन इसको अब विस्तार से देखते हैं। सबसे पहली धारा जो कह रही है, संक्षिप्त नाम जो अब तक एक्टों ने कहा है वही है, इसका संक्षिप्त नाम अपन ने पढ़ा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। उसके बाद सेकंड कोई चीज है, सेकंड अगर अपन पढ़ेंगे तो परिभाषा, परिभाषा अपन किसी भी एक्ट में देखते हैं तो सेकंड जो उसकी अगर धारा सेकंड रहती है, सेक्शन सेकंड, वो यही कहता है परिभाषा। डेफिनेशन, डेफिनेशन में पहले बालक की डेफिनेशन बताई गई है कि बालक 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी, उसे बालक की परिभाषा में रखा गया है। उसके बाद धारा 3 कह रही है, धारा 3 कह रही है बेदन यौन हमला, वेरी इंपॉर्टेंट, बेदन यौन हमला। बेदन यौन हमला किसे बताया? कोई भी किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या किसी भी प्रकार से अपने लिंग को उसमें किसी प्रकार से प्रवेश करता है, या अब योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या किसी भी ऐसी जगह, वहां सेकंड कह रहा है। इसका धारा जो 3 है, 3 की उपधारा 2 जो कह रही है, ये स्पष्ट कह रही है। पहला तो कह रही है किसी की योनि में कोई भी ऐसी कोई चीज प्रवेश करता है। सेकंड कह रहा है किसी भी ऐसी जगह कोई अन्य कोई वस्तु प्रवेश करता है। थर्ड कह रहा है उसको उत्तेजित करता है करने के लिए, या करने के लिए किसी को उकसाता है, तो इस तरह का कोई अपराध करता है तो बेदन यौन हमले में आएगा। और उसके दंड का दे रखा है, उसका दंड धारा 4 के अंदर दे रखा है। धारा 5 कह रही है उत्तेजित बेदन यौन हमला। उत्तेजित बेदन यौन हमला क्या है? कोई पुलिस अधिकारी है, उसकी किसी कस्टडी में कोई बालक है या कोई है, वो उसके साथ किसी भी प्रकार से इस तरह का कोई अपराध घटित करता है, कोई है, कोई जेल प्रक्षेपण गृह है, कोई पुलिस थाना है, या कोई अन्य ऑफिस है, कोई अन्य कार्यालय है, या कोई भी ऐसा कोई सुरक्षा गृह है, कोई बालकों की कोई जेल है, वहां कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी बालक के साथ इस तरह का कोई अपराध घटित करता है तो उसके लिए धारा 6 में दंड बताया गया है। धारा 7 कह रही है यौन हमला।
यौन हमला धारा 7 कह रही यौन हमला किसी के द्वारा किसी बालक के साथ कोई भी यौन हमला घटित करना, किसी भी यौन हमला करना, तो धारा 7 के अंदर यौन हमला है। और धारा 8 कह रही है यौन हमले के लिए दंड, बिल्कुल धारा 8 यौन हमले के लिए दंड बता रही है। दंड क्या क्या है यौन हमले के लिए दंड। धारा 9 कह रही है उत्तेजित यौन हमला, कोई किसी को अपन ने धारा जो 5 पढ़ी थी उत्तेजित भेदन हमला था, उत्तेजित यौन हमला है। उत्तेजित यौन हमले में कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जो है वो कोई उत्तेजित, वो कोई अपने किसी कस्टडी में या अपने परिप्रेक्षण गृह में, जेल में कोई बालक का सुधार गृह है, कोई हॉस्टल्स है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसको उत्तेजित यौन हमला बताया गया। और उत्तेजित 10 में उत्तेजित यौन हमले की दंड दे रखा है। उसके बाद 11 कह रहा है यौन प्रताड़ना, किसी भी बालक को यौन प्रताड़ना देना, उसको कोई अश्लील उसके फोटो खींचना या उसको अश्लील कोई बातें कहना, अश्लील उसको कोई इशारे करना, इस तरह का अश्लील कोई कार्य करना, वो यौन प्रताड़ना है। उसके यौन प्रताड़ना का दंड धारा 12 में यौन प्रताड़ना का दंड दे रखा है। धारा 13 जो कह रही है वो कह रहे अश्लील साहित्य, किसी भी बालक को कोई अश्लील साहित्य दिखाना या उसकी कोई अश्लील कोई फोटो या ऐसे बना के किसी मूवीज में या उसमें कोई प्रकाशित करने के लिए उसको उकसाना या उसकी कोई मूवियां बनाना, इस टाइप का कोई अश्लील साहित्य तैयार करना। या धारा 14 कह रही है कोई भी अश्लील साहित्य प्रकाशित करने के लिए धारा 3, 5, 7 और 9 कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो धारा 14 के तहत गवर्न होता है। उसके बाद धारा 15 में दंड दे रखा है, कोई भी अश्लील साहित्य का भंडारण करता है तो उसके लिए दंड दे रखा है। तो दोस्तों ये थी अभी धारा 15 तक, एक बार अपन इसको संक्षिप्त पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 स्टार्ट करते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्या है? यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है पोक्सो। पोक्सो शॉर्ट नेम पोक्सो है, पोक्सो है ना। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो है ना। अधिनियम लाने के कारण, आज मैंने अभी आपको बताया था अधिनियम लाने का क्या कारण था। पहला, यौन संबंधी अपराधों के लिए विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय, हमने कहा था कोई विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था 15(3) कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य कुछ भी ऐड कर सकता है। तो क्या राज्य को संविधान के अनुच्छेद 15(3) में बालकों के संरक्षण के लिए कार्य करने का अधिकार सुरक्षित है। बालकों और महिलाओं, वेरी इंपॉर्टेंट, बालकों के अलावा यहां पे महिलाएं भी है, स्त्रियों के लिए भी 15(3) ही बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट की एग्जाम्स में, पूछा गया 15(3) कॉन्स्टिट्यूशन स्त्रियों और बालकों के लिए संरक्षण कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो 15(3) में बताया गया है। फिर थर्ड कह रहा है बालकों को उत्तम हित हो, कल्याण हो, बालक को पौष्टिक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। ये जो एक्ट लाया गया है इसमें बालक का मानसिक, शारीरिक, पौष्टिक, सामाजिक सारे वातावरण को सुरक्षित किया गया है। किस प्रकार से बालक सुरक्षित रहेगा इस एक्ट में बताया गया है। अगर कोई असुरक्षित है उसके लिए क्या दंड है, क्या दंड के प्रावधान है, ये भी बताए गए हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे किसी विधि विरुद्ध यौन गतिविधि को नियोजित होने के लिए बालकों का उत्प्रेषण या भय, अगर कोई ऐसा कार्य है जो विधि विरुद्ध हो रहा है उसके लिए बालकों में भय उत्पन्न करना कि हाँ, कई बार अपने जो आईपीसी है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में अपन ने देखेंगे धारा 82, 83, 84 अपन ने देखा था बालकों के लिए कुछ संरक्षण बताया गया है वहां पे कि बालक कुछ संरक्षण है, बालकों कोई 7 वर्ष से कम
का बालक है तो उसने अगर कोई अपराध कर दिया है तो उसको उसका लाभ दिया जाएगा कि वो ऐसा अपराध करने में और समझने में उसको पता नहीं है कि उसने ऐसा अपराध घटित कर दिया है, उसको अभी तक समझ नहीं है। तो धारा 82 आईपीसी में बताया गया था, अपन ने जब आईपीसी पढ़ी थी, जब अपन ने पढ़ा था तो सेम इसमें यही बताया गया। पहले था कोई 18 वर्ष से कम का है तो ठीक है, उसको बाल सुधार न्यायालय द्वारा देखा जाएगा और उसके लिए, पर अब ये कर दिया पोक्सो एक्ट के लिए एक नई कोर्ट का उत्पन्न कर दिया। नई कोर्ट है, वही उसका जो कोर्ट है वही उसका विचारण करेगी, वही कोर्ट उसमें देखेगी और उसी कोर्ट का कार्य है कि पोक्सो का कोई मामला है तो उसका विचारण करना, उसके लिए निर्णय उसी कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। पांचवा कह रहा है अश्लील लेखन या अन्य विधि विरुद्ध यौन व्यवसायों से बालकों को शोषित करना, है ना। कोई भी ऐसा है अश्लील लेखन या अन्य कोई विधि विरुद्ध कोई व्यवसायों से बालकों को कोई शोषित कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, तो इसको ये एक्ट लाने का कारण ये था। अब अपन ने देखा एक्ट कब लागू हुआ, कब है, तो विस्तार से देखते हैं। एक्ट में कुल धाराएं कितनी है, 46 धाराएं। अध्याय कितने हैं, 9 अध्याय। एक्ट प्रकाशित कब हुआ, 9/6/2012 को एक्ट प्रकाशित हुआ। 14/11/2012 को लागू कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 19/6/2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, 20/6/2012 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये आ सकता है गजट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, 20/6/2012 को। लागू कब हुआ, 14/11/2012 को। अब अपन देखेंगे धारा 1। धारा 1 क्या कह रही है, संक्षिप्त नाम और विस्तार, जो अब तक सारी एक्टों की धाराओं ने कहा है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। तथा इस अधिनियम को यौन अपराधों का क्या नाम है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, ऑल इंडिया, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। उसके बाद धारा 2 परिभाषाएं कई दे रखी है, भेदन यौन हमले की उत्तेजित, जबकि अपन इसको धाराएं में पढ़ेंगे तो इस वजह से सिर्फ मैंने एक बालक की परिभाषा इसमें आपको बताई है और अपन बालक की परिभाषा देखेंगे। बालक से अभिप्राय है कि जो 16 वर्ष से कम आयु का है। हमने आपको कहा था कोई भी बालक किसे बताया है, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु का है उसको बालक बताया गया है। उसके बाद अपन ने देखा भेदन यौन हमला। भेदन यौन हमला क्या है, मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति को भेदन यौन हमला कारित करने वाला कहा गया है। कोई भी एक व्यक्ति है उसको भेदन यौन हमला कारित करने वाला बताया गया है कि भेदन यौन हमला कारित कैसे किया गया, ये बताया गया है। उसके बाद अपन देखेंगे वह अपना लिंग किसी सीमा तक बालक की योनि, मुंह, मुतमाग या गूदा में भेदित करता है, बालक को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ना। ये तो भेदन यौन हमला बताया गया, भेदन बताया गया है। और उसके बाद सेकंड कह रहा है वह किसी सीमा तक बालक के योनि, मुंह, मुतमाग या गूदा में कोई वस्तु या शरीर का अंग या लिंग नहीं हो प्रविष्ट करता है या बालक को उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ना, तो उसे भी बताया गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा है वह बालक के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है जिसके लिए बालक की योनि, मुंह, मुतमाग या गूदा तथा शरीर के किसी अंग को भेदित करता है, बालक को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ना, भेदित करता है या बालक या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो उसे भेदन यौन हमला बताया गया है। वह बालक के लिंग, योनि, मुंह, मुतमाग या गूदा पर मुंह पर प्रयुक्त करता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो इसको अपन शॉर्टली देखेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बालक के योनि, मुंह, मुतमाग या गूदा में
या तो कोई लिंग प्रवेश कराता है या कोई अन्य कोई वस्तु प्रवेश कराता है लिंग के अलावा, या कोई ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी को उकसाता है, किसी को ऐसा कार्य करने के लिए कहता है वो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करने के लिए कोई भी प्रयुक्त व्यक्ति को ऐसा उसके साथ खड़ा रह रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो ऐसा कोई कार्य करता है तो वो भेदन यौन हमले के लिए दंडनीय है। तो इसका दंड देख लेते हैं। दंड क्या कह रहा है? भेदन यौन हमले के लिए दंड, जो कोई भेदन यौन हमला कारित करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगा और दंडित किया जाएगा। अब इसको LI के साथ साथ मृत्यु दंड भी कर दिया है, मृत्यु दंड से भी दंडनीय कर दिया है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको मृत्यु दंड से दंडनीय भी माना जा सकता है। फिर कह रहा है भी उत्तेजित भेदन यौन हमला और उसके लिए दंड। अब तक अपन ने पढ़ा था भेदन यौन हमला। भेदन यौन हमला अपन ने पढ़ा है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसी प्रकार से अपना कोई लिंग किसी के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या मुंह में किसी तरह से प्रवेश करता है, कोई वस्तु करता है ना। अब अपन पढ़ेंगे उत्तेजित भेदन यौन हमला। उत्तेजित भेदन यौन हमला क्या है? दोनों में बिल्कुल बहुत सा फर्क है, अपन देखेंगे अभी। उत्तेजित भेदन यौन हमला और उसके लिए दंड। उत्तेजित भेदन यौन हमला कौन कारित करेगा? वहां तो था कोई अन्य व्यक्ति, यहां कौन कर रहा है? कोई पुलिस कर्मचारी, किसी की कस्टडी में कोई है, कोई बाल सुधार गृह में है, कोई ऐसी जगह है जहां पे उसको वहां रखा गया है, कोई सुरक्षा गृह है, कोई जेल प्रशिक्षण गृह है, या ऐसा कोई, या मान लो कोई ऐसा है जहां पे जैसे नरेगा में एक बालकों के लिए एक अलग बनाया गया, वहां कोई ऐसा कार्य कर लेता है, तो ऐसा कोई कार्य तो अपन देखेंगे उसको उत्तेजित भेदन यौन हमला कहेंगे। क्या? जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए बालक को भेदन यौन हमला कारित करता है। क्या है? पुलिस अधिकारी, खुद पुलिस अधिकारी है, खुद अगर कोई ऐसा कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कार्य कर रहा है पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर या ऐसे परिसर के भीतर जहां पर वह नियुक्त है, या किसी स्टेशन या हाउस के परिसर के भीतर, चाहे पुलिस स्टेशन के स्थित हो या नहीं, जहां पर वह नियुक्त है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, अन्यथा जहां उस पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है या पहचाना जाता है। पहला क्या था? कोई भी पुलिस अधिकारी, उसका कोई स्टेशन है, उसका कोई परिसर है जहां उसे पुलिस अधिकारी के लिए जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, या उसके बताए अनुसार कोई जगह है जहां उसको पुलिस अधिकारी के रूप में माना जाएगा। तो वहां पे अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है जहां कोई भी आयुध बल या सुरक्षा बल के सदस्य होते हुए बालक पर भेदन यौन हमला कारित करते हैं। क्या हो गया? कोई CRPF हो गया, CISF हो गया, या कोई आर्मी हो गया, कोई ऐसा जो आयुध बल क्षेत्र है ना, आयुध सुरक्षा बल के जो भी हैं, आयुध बल या सुरक्षा बल के सदस्य हैं, उनके वहां अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है उनके किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां पर व्यक्ति अभी नियोजित है मतलब जो भी कार्य कर रहा है वहां पे, है ना, उसे नियोजित बताया गया। बल या आयुध बल के नियंत्रण के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में, है ना। थर्ड क्या कह रहा है? अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, अन्यथा जहां उक्त व्यक्ति को सुरक्षा या आयुध बलों के सदस्य के रूप में जाना जाता है ना। सेम वही है। पांचवा कह रहा है जो कोई भी लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक की अपन ने परिभाषा देखी थी धारा 14, याद हो तो आईपीसी में अपन ने लोक सेवक की परिभाषा देखी थी, है ना। जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक का भेदन यौन हमला कारित करता है, जो कोई जेल, मैंने कहा था जेल, रिमांड गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह, अभिरक्षा या देखरेख या संरक्षण के अन्य स्थान जिससे तत्संपर्वत किसी विधि द्वारा उसके अधीन संस्था स्थापित की हो, या इसके प्रबंध स्टाफ होते हुए बालक पर भेदन यौन हमला कारित किया है। अपन ने देखा यौन हमला और भेदन यौन हमला दोनों में डिफरेंस। जो कोई गृह संरक्षण प्रशिक्षण में अभिरक्षा या देखरेख
देखरेख एवं संरक्षण में अन्य स्थान पर सहवासी हो, मतलब उस स्थान पर रह रहा हो, उस स्थान का सहवासी हो, है ना। जो कोई उस अस्पताल, मैंने क्या कहा था, कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे भी यही बताया जाएगा। जो कोई उस अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ होते हुए, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, उस अस्पताल के बालक पर भेदन यौन हमला कारित करता है। मान ले कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ चिल्ड्रन वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड में कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर द्वारा किसी वुमेन, कोई गर्ल है या कोई बॉय है, उसके साथ ऐसा कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ उसका हॉस्पिटल है, उसका परिसर है, वहाँ अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वो पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। जो कोई भी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्था है या कोई धार्मिक संस्था है, वहां कोई ऐसा कार्य करता है, फिर नेक्स्ट कह रहा है जो कोई बालक के सामूहिक भेदन यौन हमला कारित करता है, कोई सामूहिक तौर पे, है ना, सामूहिक तौर पे कुछ कार्य करता है, जो कोई भी मृत्युकारी हथियार, या तो कोई हथियार, आग या ऐसी कोई चीज दिखा के उसके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है, उसे नष्ट करने का, कोई ऐसा एसिड वैसिड दिखा के डरा धमका के ऐसा कोई कार्य करता है, प्रयुक्त करते हुए बालक पर यौन हमला कारित करता है। जो कोई बालक को गंभीर उपति कारित करते हुए, मतलब उसके साथ मारपीट करते हुए, कोई गंभीर उपति कारित कर रहा है, उसके साथ मारपीट, उसको डराना धमका रहा है, उसके साथ उपति कारित करते हुए ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो शारीरिक नुकसान या चोट कारित करता है, तो वह यौन अंग पर चोट कारित करते हुए भेदन यौन हमला कारित करता है। जो कोई भी बालक पर ऐसा भेदन यौन हमला कारित करता है, कोई भी ऐसा भेदन यौन हमला कारित कर रहा है कि उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो कारित किया है ये बिल्कुल भेदन उसकी किसी शरीर या किसी अंग को विक्षिप्त करने के लिए ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो उसको भेदन यौन हमला कहा जाता है ना। भेदन यौन हमला कारित करता है, बालक को शारीरिक रूप से नाकाबिल कर दे या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987-14 की धारा 2 के अधीन परिभाषित अनुसार बालक को मानसिक, क्या कह रहा है ये एक्ट, किसी भी बालक को कोई ऐसा ड्रग्स या ऐसा कोई पदार्थ पिला के जिससे उस बालक की मनोदशा विकसित हो जाए, वो बालक बिल्कुल उसको ऐसा कुछ पदार्थ या ऐसा कोई पेय पदार्थ पिलाकर, ऐसी कोई गोलियां, ऐसी कोई टैबलेट देके उस बालक को ऐसा कोई कार्य करना जिससे वो विक्षिप्त हो जाए, उसे कुछ नहीं पता, वो नाकाबिल हो जाए कि उसको काबिलियत का, उसको यही नहीं पता मेरे साथ हो रहा क्या है, ऐसा कोई कार्य करता है तो वो भी उत्तेजित भेदन यौन हमले के तहत दंडनीय है। ऐसी प्रकार की न्यूनतम कारित कर दे जिससे कि बालक अस्थायी व स्थायी रूप से नियमित कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए, है ना। नियमित कार्य क्या है, जो नित्य कार्य अपन कर रहे हैं उसको करने में असमर्थित हो जाए। लड़की बालक को के मामले में यौन हमले की परिणाम स्वरूप बालक को गर्भवती कर दे, क्या कर दे, गर्भवती कर दे, कोई ऐसा कोई सेक्सुअल करके और उसको गर्भवती कर दे, गर्भवती कारित कर दे। क्या कह रहा है, बालक को HIV या किसी अन्य बीमारी, अन्य जीवन घातक बीमारी या संक्रमण, इन्फेक्शन कारित कर दे, है ना। कोई HIV से पॉजिटिव है, किसी के साथ यौन संबंध बना के बालक के साथ या बालिका के साथ उसको HIV पॉजिटिव करके और उसको बीमारी से ग्रसित कर दे, संक्रमणित कर दे, रूप में उसे शारीरिक रूप से नाकाबिल करते हुए न्यूनतम कारित करे या नियमित कारित करने के लिए मानसिक रूप से बीमार कर दे, ऐसा कोई भी कार्य करता है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, जो कोई भी बालक की मानसिक या शारीरिक नियोग्यताओं पर लाभ उठाते हुए, कोई बालक मानसिक और शारीरिक रूप से नियोग्य है, उसका लाभ उठाते हुए कोई कार्य करता है, नियोग्यता है ना, मानसिक और शारीरिक। जो कोई एक बार से अधिक बार बालक पर यौन हमला कारित करे, वेरी इंपॉर्टेंट,
धारा 14 कोई भी बार बार सामूहिक बलात्कार या उसके साथ बेदन यौन हमला कारित कर रहा है, उसे डरा धमका के उसका सेक्सुअल ऑफेंस कारित कर रहा है, तो उसको भी 14 के तहत उसको दंडनीय माना गया है। जो कोई भी 12 वर्ष से कम आयु की बालक पर बेदन यौन हमला कारित करता है, जो कोई भी रक्त या दत्तक या विवाह के संरक्षकता के जरिए या पालन पोषण देखरेख कोई भी रिश्तेदार है वो किसी बालक का देखरेख कर रहा है, उसकी देखरेख करते हुए उसके साथ कोई ऐसी शारीरिक क्रिया, कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस कारित करना जिससे भी वह दंडनीय है। उसी साझा घर में रह रहा है ऐसे बालक पर यौन हमला कारित करता है। जो कोई भी बालक को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी संस्था का मालिक या प्रबंधक होते हुए स्टाफ का बेदन यौन हमला कारित करता है। जो कोई किसी बालक के विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में, अब ये टोटली जो अपन ने देखा है तो उत्तेजित बेदन यौन हमला, ये स्पष्ट तौर पे अगर इसको शॉर्टली अपन देखें तो शॉर्टली स्पष्ट कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी है, कोई सुरक्षा बल या कोई सुरक्षा बल का कोई भी है जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कोई अस्पताल का कोई कर्मचारी है, कोई जेल, रिमांड, प्रशिक्षण गृह, सुरक्षा गृह, वहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऐसा कार्य कर रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई चित परिचित है जो कोई उसको संशय, उसको संरक्षण दे रखा है और संरक्षण के बाद उसके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा है जो मानसिक रूप से नियोग्य है, उसका फायदा उठाना, या कोई ऐसा है उसको पेय पदार्थ पिलाकर उसका फायदा उठाना, ऐसा कोई भी कार्य करता है तो उसको उत्तेजित बेदन यौन हमले के तहत दंडनीय माना गया है। उत्तेजित बेदन यौन हमले के तहत दंडनीय माना गया है। इसके बाद कह रही है धारा 6 उत्तेजित बेदन यौन हमले के लिए दंड। अब दंड क्या है इसके लिए, तो दंड देखिए अपन, दंड देखेंगे। जो कोई भी उत्तेजित बेदन यौन हमला कारित करता है वह कठोर कारावास से, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन आजीवन कारावास तक की हो सकेगा, और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ठीक है, मृत्यु दंड से भी दंडित होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इसके बाद अपन देखेंगे यौन हमला। यौन हमला क्या बताया गया है, उत्तेजित पड़ा। अब अपन एक यौन हमला पढ़ेंगे। यौन हमला किसे बताया गया, धारा 7 कह रही है यौन हमला और उसके लिए दंड। जो कोई भी यौन आशय से बालक का योनि, लिंग, मूत्रमार्ग या सीने को छूता है, व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को योनि मूत्रमार्ग बालक को छुआता है, यौन आशय ऐसा अन्य कोई कार्य करता है जिससे कि बेदन बिना शारीरिक संपर्क के आलिप्त होता है, यौन कारित कहा जाता है। इसका बिल्कुल क्लियर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बालक के किसी भी योनि, मूत्रमार्ग, गुदा, मुंह, कोई भी या सीना, चेस्ट पे उसके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है, यौन संबंध नहीं बना के उसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, उसको कोई शरीर को छूने का प्रयास कर रहा है, उसकी कोई जो मानसिकता है वो बिल्कुल निकृष्ट मानसिकता का कोई व्यक्ति है, वो निकृष्टतम कार्य कर रहा है, तो उसको यौन हमले के तहत दंडनीय माना गया है। यौन हमले के लिए दंड क्या कह रहा है, जो 3 वर्ष का कारावास कम से कम होगा लेकिन 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय किया गया। कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 वर्ष और जुर्माने से दंडनीय माना गया है। अब उत्तेजित यौन हमला। उत्तेजित यौन हमला अपन पढ़ेंगे। उत्तेजित यौन हमला सेम अभी जो अपन ने जो धारा 5 पढ़ी थी, उत्तेजित बेदन यौन हमला, सेम वही कंसेप्ट और वही सारी चीजें कह रही है। उत्तेजित यौन हमला, वही पुलिस अधिकारी, वही सुरक्षा बल के कोई अधिकारी, अस्पताल सेम वही सुरक्षा, कोई प्रशिक्षण गृह, कोई जेल, रिमांड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संरक्षण में है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को कोई पेय पदार्थ पिला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्योग्य है उसके साथ कोई गलत कार्य करना, ये सेम सारा उत्तेजित यौन हमला भी यही बात बता रहा है कि उत्तेजित यौन हमला क्या कह रहा है। उत्तेजित
उत्तेजित यौन हमले के लिए दंड क्या बताया है? दंड 10 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास से दंडनीय माना गया है और जुर्माने से भी दंडनीय माना गया है। तो सेम अपन आगे देखेंगे, पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर, ऐसे परिसर के भीतर जहां पर वह नियुक्त है, किसी स्टेशन हाउस या परिसर के भीतर, चाहे वह पुलिस स्टेशन, सेम वो का वही है जो अपन ने पहले धारा 5 के अंदर पढ़ा है, वही धारा 9 में दे रखा है और उसमें बताया गया है कि उत्तेजित यौन हमला क्या है। वहां पे यहाँ बताया है उसने उसके साथ भेदन किया है, उसके कोई भी प्रवेश किया है उसके शरीर के अंदर, या यहाँ जो उत्तेजित यौन हमला बताया, यहाँ वो उसको टच कर रहा है, उसके सहला रहा है या उसको कुछ ऐसे कोई कार्य कर रहा है जिससे उसको निकृष्टता अपन ने देखी थी जो यौन हमले में, कि वो उसको ऐसा कार्य कर रहा है, उससे शारीरिक लिप्तता नहीं होगी पर उसके शरीर के साथ लिप्त हो रहा है, वैसा कोई कार्य कर रहा है, तो उसको उत्तेजित यौन हमले के तहत माना जाएगा। अब यौन प्रताड़ना कह रही है धारा 11 कह रही है यौन प्रताड़ना, उत्तेजित यौन हमला। धारा 10 में अपन ने इसके लिए दंड देखा, जो कोई भी उत्तेजित यौन हमला कारित करता है ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसको 10 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। अब यौन प्रताड़ना क्या है? यौन प्रताड़ना बताया गया, एक व्यक्ति को बालक पर यौन प्रताड़ना कारित करने वाला तब कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति यौन आशय से, क्या क्या आशय हैं उसके, इस आशय से कोई शब्द उच्चारित, हमने आपको बताया था, कोई शब्द उच्चारित करे, कोई ऐसा उसको इशारे करे या कोई अपने शरीर का कोई अंग दिखाए, ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसको यौन प्रताड़ना कारित हो, है ना। तो क्या बताया? आशय से कोई शब्द उच्चारित करता है या कोई आवाज करता है या कोई संकेत करता है या ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शित करता है कि ऐसा शब्द प्रदर्शित करता है कि ऐसा शब्द या आवाज बालक को सुना जाए या ऐसा संकेत या वस्तु या शरीर का अंग बालक के द्वारा देखा जाएगा। कोई बालक को कोई शरीर, कोई अंग, कोई ऐसी आवाजें जो कोई शारीरिक तौर पे या कोई यौन प्रताड़ना की है, कोई अश्लील कोई चीजें हैं, वो उसको प्रदर्शित करना, वो उसको देखना। ये देखेंगे धारा 13 में अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील कोई चीजें प्रदर्शित करना। और धारा जो 11 कह रही है यौन प्रताड़ना, है ना, बालक को उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने का कहता है या जिससे, या तो उसका शरीर या कोई अंग दिखाने को कहता है, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाए। शरीर के लेखन प्रयोजन के लिए किसी रूप में मीडिया में बालक का कोई वस्तु दिखाता है, कोई भी वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई ऐसी वस्तु दिखाता है, मान लो उसका कोई शारीरिक का कोई अंग दिखाता है या ऐसा कोई प्रदर्शित करता है, उसे यौन प्रताड़ना में माना गया है। या तो सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य रूपों के जरिए बालक का बार बार लगातार पीछा करता है। क्या करता है? बालक का लगातार पीछा करता है। फ्रेंड्स, यहां पे तो बालक का लगातार पीछा कर रहा है, अगर किसी स्त्री का लगातार पीछा कर रहा है जो 18 वर्ष से है, तो वो कौन सी धारा में होगी? 2 मिनट अगर सोचिए, अगर आईपीसी अगर आपने पढ़ी है तो आपको धारा सेक्शन 100% याद होना चाहिए कि कौन सा है। सेक्शन 354D 354D कह रहा है पीछा करना और 354C कह रहा है दृश्यता। तो दृश्यता तो ये रहा, ये जो बालक के लिए बताया गया है, और 4 जो कह रहा है सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, कोई भी ऐसा कोई कार्य है जो उसका पीछा कर रहा है, कोई फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य कोई ऐसे कोई कार्य के माध्यम से उसका पीछा कर रहा है, तो वो यौन प्रताड़ना के लिए दंडनीय माना जाएगा। मीडिया के किसी रूप में यौन कार्य में बालक के शरीर को, किसी बालक या संलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजिटल किसी अन्य तरीके से के जरिए वास्तविक या काल्पनिक चित्रण, क्या, या तो कोई वास्तविक चित्रण या कोई काल्पनिक चित्रण
को प्रयुक्त की करने की धमकी देता है। कोई भी बालक है, उसकी कोई भी वस्तु, कोई भी उसके शरीर की चीज़ है, उसको किसी मीडिया में या कहीं इलेक्ट्रॉनिक में उसको वायरल करने की धमकी देता है। अगर ऐसी कोई भी धमकी देता है तो उसको धारा 11 के तहत यौन प्रताड़ना का दोषी माना जाएगा। अश्लील लेखन प्रयोजन के लिए बालक को फुसलाता है या उसके लिए परितोषण देना है। क्या कह रहा है? कोई भी अश्लील है उसके लिए या तो उसको उकसा रहा है या उसको कोई लाभ दे रहा है। मान लो उससे परितोषण, कोई उपहार के लिए उसको कर रहा है, उसको उपहार के लिए तैयार कर रहा है कि आपको ऐसा उपहार देंगे, आप ऐसा कार्य कर लो, आपको ये करूंगा, मैं तेरे को टॉफी खिलाऊंगा, तू मुझे ये दिखा दे, या तू ऐसा कर ले, मैं तेरी यहाँ फोटो खींच लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ऐसा कोई भी कार्य करता है तो वो यौन प्रताड़ना के तहत दंडनीय अपराध है। दंड क्या है? कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय माना गया है। कम से कम किस अवधि के कारावास से? जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। धारा 13 कह रही है अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों, विज्ञापन या इंटरनेट, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित रूप से प्रसारित कार्यक्रम, विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग वितरण के लिए हो या किसी अन्य प्रारूप के लिए लैंगिक परितोषण के लिए अंतर्गत हो। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐड है, ऐसा कोई विज्ञापन है जिससे बालक को किसी गलत कार्य के लिए उसको उत्साहित किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है ना। जैसे कोई ऐड अगर अपन लेंगे, कोई भी ऐड ले लेते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ऐड ले लिया, जैसे कॉन्डम का कोई ऐड ले लिया, उस ऐड पे अगर किसी बालक को चित्रित किया गया है, बालक को अगर उसमें बताया गया है, तो वो विज्ञापन और ऐड दंडनीय अपराध है, अश्लील साहित्य के तहत माना जाएगा उसको, है ना। किसी बालक को जनेंद्रियों का प्रदर्शन, किसी बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी की जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना। मान लीजिए कोई ऐसा कोई अखबार में, या अपन ने देखे होंगे अखबार में आते हैं, ये ऑयल यूज करो, इससे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। तो अगर ऐसा कोई भी विज्ञापन है, ऐसा कोई उसकी जनेंद्रियां दिखाते हुए ऐसा कोई कार्य कर रहा है किसी बालक की, तो वो भी दंडनीय अश्लील साहित्य के तहत माना जाएगा। किसी बालक को उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों, प्रवेशन के साथ या बिना में करना, कोई ऐसा कोई है विज्ञापन, उसमें किसी बालक को बताया गया है, चाहे वो नकली है, चाहे उसके जैसे कह सकते हैं ना कॉपीराइट जो होता है, किसी की फेस किस पे लगा दिया, किसका फेस किस पे लगा दिया। कोई व्यक्ति है, उसका फेस उसके फेस की जगह बालक का फेस लगा दिया और उसको कोई ऐसे ऐड में बताया गया। तो अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ भी वो दंडनीय अपराध है, वो कंपनी भी दंडनीय अपराध है। किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन, वह किसी बालक की अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए उपयोग में करने पर अपराध का दोषी हो। कोई मूवी बना रहे हैं, कोई पोन्स मूवीज होती है, पोन्स मूवीज में किसी बालक का यूज किया गया है ना, और उसको तो वहां पे उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे धारा 14, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, है ना। कोई भी अश्लील साहित्य उसके प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, इसमें स्पष्ट तौर पे क्या रखा है? अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। धारा 3 भेदन यौन हमला, धारा 5 उत्तेजित भेदन यौन हमला, धारा 7 यौन हमला, धारा 9 उत्तेजित यौन हमला। इनके लिए अगर कुछ धाराओं में जो कुछ बताया हुआ है, अगर उसको कोई अश्लील साहित्य के रूप में प्रयोग में लिया जाता है तो उसको धारा 14 के तहत अश्लील साहित्य के लिए प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग माना जाएगा। इसको विस्तार से देख ले। जो कोई अश्लील साहित्य, जो कोई
अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाने का भागी होगा, तथा दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें क्या है, यदि अश्लीलता प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 के निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करता है, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 5 भी है तो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, कठोर कारावास। धारा 7 हमने बताया था, धारा 7 का भी है तो उसमें भी उसका जो अवधि होगी 6 वर्ष तक की हो सकेगी, कम नहीं होगी, जुर्माने से दंडित। धारा 9 में भी बताया गया है। धारा 15 कह रही है बालकों के अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड। बालक को अंतर्गत करने के लिए, अश्लील साहित्य के लिए, बालक कोई भी अश्लील साहित्य है उसके लिए कोई भी दंड, कोई भी कार्य कर रहा है, अश्लील साहित्य का कोई भंडारण कर रहा है, कोई अश्लील साहित्य इकट्ठा करके उसका भंडारण कर रहा है, उसको विक्रय करने के लिए उसको एकत्रित कर रहा है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को अंतर्गत करने वाले किसी रूप में अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, वह किसी भी प्रकार से कठोर कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था अब तक अश्लील साहित्य का। अपन धारा 16 पढ़ेंगे। धारा 16 कह रही है किसी अपराध का दुष्प्रेरण क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो किसी अपराध का दुष्प्रेरण, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से किसी अपराध को कारित करा रहा है, उस अपराध का दुष्प्रेरण करा रहा है, कोई अन्य व्यक्ति को उकसा रहा है, उसको कह रहा है कि तू ये कार्य कर मैं तेरे को ये कर दूंगा, तू ये कार्य कर मैं तुझे ये दे दूंगा, तो अपराध का कोई भी दुष्प्रेरण करता है तो धारा 16 कह रही है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस अपराध को करने के लिए किसी को उकसाता है, हमने कहा था किसी को उकसाता है, दूसरा उस अपराध को करने के लिए किसी को षड्यंत्र, एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है या उस षड्यंत्र के अनुसरण की और उसके अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य, अवैध लोभ घटित करता है, या तो किसी को उकसा रहा है या कोई ऐसा षड्यंत्र है उसमें वो भी ऐड हो रहा है, वो उसमें भी कार्य कर रहा है, तो वो काई में उसको अपराध का दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय माना जाएगा। चाहे से हम आपको बता दें, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। कोई गाड़ी में जा रहे हैं, किसी ने किसी बालक के साथ, किसी बालिका के साथ कोई यौन कार्य किया, उसके लिए उकसा रहा है, या मान लो वो ड्राइविंग कर रहा है, उसने उसको बिठाया और ड्राइविंग कर रहा है, उसने कोई कार्य नहीं किया पर उसने ड्राइवर का कार्य किया है, तो भी वो वहां दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाएगा। जितना दोष उसका है उतना ही उसका माना जाएगा। तीसरा, उस अपराध के लिए किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा आश्रय सहायता करता है। हमने बताया था गाड़ी चला रहा है तो आश्रय और सहायता कारित कर रहा है, चाहे कुछ नहीं कर रहा, पीछे किसी तरह का कोई कुकर्म हो रहा है पर आगे अगर वो गाड़ी चला रहा है तो वहां उसको भी उतना ही दोषी माना जाएगा, है ना। दुष्प्रेरण के लिए दंड, दुष्प्रेरण के लिए दंड क्या है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित यह कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उससे दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। जो भी कोई कार्य कर रहा है, जैसा वो अपराध कर रहा है, उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। अब इसके लिए मान लीजिए उसने यौन प्रताड़ना की,
तो उसको यौन प्रताड़ना धारा 11 के तहत दंडनीय माना जाएगा। मान लीजिए उसने भेदन यौन हमला किया तो उसको भेदन यौन हमला धारा 3 के तहत माना जाएगा। मान लीजिए उसने कोई उत्तेजित यौन हमला किया है तो उसको धारा 9 के तहत उत्तेजित यौन हमले में माना जाएगा। मान लो उसने कोई उत्तेजित भेदन यौन हमला किया है तो उसको धारा 5 के तहत उत्तेजित भेदन यौन हमले में माना जाएगा। तो जैसा अपराध करेगा वैसा ही उसको दंड दिया जाएगा। धारा 17 कह रही, धारा 18 कह रही है किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड। कोई अपराध कारित कर रहा है, अगर उसका प्रयास भी किया है, मान ली कोई कार्य है उसको करने के लिए उसको कोई प्रयास भी कारित कर रहे हो, उसको आज अपन ने एक माने 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों ने कोई अपराध कारित करने के लिए कोई मेन सीरिया रहा है, उनका एक्टिविया नहीं रहा, मेन सीरिया रहा है ना। उन्होंने ये सोच लिया कि हमें ये अपराध घटित करना, तो उसके लिए भी वो दंडनीय माने जाएंगे। उन्होंने ये देखा, मान लीजिए कोई लड़की है, कोई बच्ची है, स्कूल से आ रही है और कोई देख रहा है डेली उसको, और उन्होंने 4 दोस्तों ने मिलकर कहा इसके तो अपन रेप करेंगे, तो वहां पे उन्होंने मेन सीरिया स्टार्ट हो गया, एक्टिविया हुआ ना हुआ मेन सीरिया तो उनका स्टार्ट हो चुका है। अपराध के लिए उनका उस अपराध को घटित करने का कार्य तो स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड, जो कोई उस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है या तो करने का प्रयास कर रहा है या उस पर अपराध को कारित करने के लिए कोई कार्य करता है, अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के किसी अवधि के कारावास से जो यथा स्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की हो सकेगा, उसके तहत उसको दंडनीय माना गया है। धारा 19 कह रहा है अपराधों की रिपोर्ट करना। कोई भी अपराध हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है, पोक्सो एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, उस अपराध कोई अपराध घटित किया है ना, किसी कोई अपराध घटित किया है, उस अपराध की रिपोर्ट देनी होगी। उस अपराध की रिपोर्ट काय में होगी, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता में अपन ने धारा 157 पढ़ी थी, 167 पढ़ी थी अपन ने, उसके अलावा 161 पढ़े थे, 164 पढ़े थे, 160 पढ़ा था। अपन ने देखा था कैसे बयान दर्ज किए, 164 के कैसे बयान लिए जाएंगे, कैसे 100 उसके लिए कोई एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर के तहत कैसे उस पर विचारण किया जाएगा, कैसे उस पर कार्रवाई की जाएगी, कैसे कोर्ट के द्वारा 156(3) के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए जाएंगे, सारी चीज अपन ने पढ़ी थी। तो यहाँ यही बताया गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसे यह आशंका है कि उसका अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है, तो ऐसा कोई अपराध किया गया है वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कोई अपराध घटित किया है, किसी को पता है कि ऐसा अपराध घटित हो गया, तो अब अगर मान लीजिए कोई अपराध घटित हुआ है, अपने को पता है कि अपने पड़ोस में कोई अपराध घटित हुआ है किसी, अपन अगर उस चीज को किसी से छुपवाते हैं, कोई चीज बताते नहीं, तो उतने ही दोषी अपन भी माने जाएंगे, अपन भी उस अपराध को घटित करने के लिए सम्मिलित माने जाएंगे। क्या है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को बताएगा, स्थानीय पुलिस को बताएगा, उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट 1 की प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबंद की जाएगी, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुलिस पुस्तिका को प्रविष्ट की जाएगी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी थाना है, थाने में एक महिला और एक पुरुष पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बालकों के संरक्षण के लिए एक यूनिट बना रखी है, उनमें उनको अपॉइंट किया जाता है। उनकी खुद की एक पुस्तिका होती है, उस पुस्तिका में दर्ज किया जाता है कि इसने ये रिपोर्ट दी और इस व्यक्ति ने ऐसी रिपोर्ट दी, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, उसे बताई जाएगी, ऐसी एक पुस्तिका बनी होती है। जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है,
उस उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे कि बालक को अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तु को समझ सके, है ना। उस दशा में जहां बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा के अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही, जहां बालक को यदि वह उसे समझने में असफल रहता है, कोई अनुवाद या कोई दुभाषियों जो ऐसी अहर्ता अनुभव रखता हो, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यकता समझा जाए, उपलब्ध कराया जाएगा। अब मान लीजिए कोई अपराध घटित हुआ किसी बालक के साथ, है ना, और बालक मान लो कोई बांग्लादेशी है, उसकी भाषा बांग्लादेशी है। अगर कोई बालक है तो वो बांग्लादेशी भाषा में ही बात करेगा, स्थानीय पुलिस उस भाषा को नहीं समझ पाएगी। वो कोई अभिलिखित करता है तो वो भी बांग्लादेशी भाषा में ही, उर्दू में या बांग्लादेशी जो उनकी भाषा उसी में अभिलिखित करेगा। तो वहां पे उस जगह पे उस कोई भी चीज है उसके अनुवाद के लिए एक दुभाषी को बुलाया जाएगा, उस दुभाषी को पेमेंट के तौर पे बुलाया जाएगा और वो उसको पढ़ के सुनाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या इस एक्ट के तहत कोई बालक अदर कंट्री का है, उसके साथ यहाँ कोई कार्य हो जाता है, तो वो किस लैंग्वेज में यहाँ पे अपनी कोई भी लिखित में शिकायत देगा, तो वो अपनी में देगा, उसको पढ़ के समझाया और सुनाया जाएगा। ठीक है। जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस है, समाधान हो गया है कि वह बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब वह कारणों जो कि लेखबंद करने के पश्चात उसे यथाविहित रिपोर्ट है, उसे बताई जाएगी यथा 24 घंटे के भीतर भीतर ऐसी देखरेख और संरक्षण जिसके अंतर्गत वे व्यवस्था की जाएगी। बालक को अपन ने देखा, कोई भी बालक है उसको पुलिस की कस्टडी में कभी नहीं रखा जाएगा, उसको ऐसी विशेष यूनिट या ऐसा कोई सुरक्षा गृह वहां रखा जाएगा जिससे उसके मानसिक या उसको किसी तरह का भय ना हो, उसका कोई मानसिक वातावरण इस तरह का भयमुक्त रहे, भययुक्त ना रहे, इसलिए उसको तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक सुरक्षा गृह मुहैया कराया जाएगा। विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना परंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय, जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभित नहीं किया गया है, वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। इसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय किए। फ्रेंड्स, कोई भी अपन ने देखा, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अपराध घटित हो रहा है, पुलिस स्टेशन पे कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस रिपोर्ट को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है पुलिस के द्वारा। सेम वही यहां बताया गया है कि अगर कोई रिपोर्ट हुई है, ऐसा कोई हुआ है, तो कल्याण समिति या तो विशेष न्यायालय बनाया गया है या कोई ऐसा न्यायालय बनाया गया है जहां पे उस न्यायालय, जहां विशेष न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जो सेशन न्यायालय, उस न्यायालय को उस रिपोर्ट को देना अति आवश्यक है 24 घंटे के भीतर भीतर। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भावना की जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति के सिविल या दंडी कोई दायित्व नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के तहत कोई सिविल या दंडिक कोई भी दायित्व नहीं होगा। मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाएं की बाध्यता। धारा 20 कह रही है स्पष्ट तौर पे, कोई भी ऐसा मामला होता है उसमें किसी भी प्रकार से उसको मीडिया, चित्रण और किसी भी प्रकार से उसको चित्रित नहीं की जाएगी, ना बताई जाएगी, उसको बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा कोई अपराध होता है तो उसकी जो भी कोई बालक बालिका है उसको खुद को गुप्त रखा जाता है, उसको कहीं भी ऐसा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको वहां पे
प्रदर्शित करने पर दंडनीय अपराध धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई किसी का नाम, पता या कुछ भी प्रदर्शित कर देता है तो उसको दंडनीय अपराध माना गया है। मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब में, स्टूडियो में फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उसे नियोजित व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु जो किसी माध्यम से उपयोग से किसी बालक की लैंगिक शोषण संबंधी है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालिका के अश्लील प्रदर्शन करना भी है। यथास्थिति विशेष किशोर यूनिट को स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कोई लॉज है, कोई प्रशिक्षण गृह है, कोई अस्पताल है, कहीं पे भी अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई चित्रण है, तो उसको तुरंत प्रभाव से स्थानीय पुलिस यूनिट को बताया जाएगा। स्थानीय पुलिस यूनिट को तुरंत प्रभाव से उसे दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से उसे बताया जाएगा। मामले की रिपोर्ट करने में, अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। यदि कोई अगर इस मामले की रिपोर्ट नहीं कर रहा है या उसमें कोई विफल रह रहा है तो उसके लिए भी दंडनीय माना गया है। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसे पता है लॉज या यहाँ कोई ऐसा चित्रित हो रहा है और ऐसा कोई कार्य हो रहा है मेरे यहाँ कोई, उसके बाद भी कोई नहीं बता रहा, मान ले कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ किसी बालक के साथ कोई इस तरह का कोई कार्य हो रहा है और कोचिंग संचालन या मान ले कोई फैकल्टी इस तरह का कार्य होने के बाद भी नहीं बता रही, तो जितना वो नहीं बता रहे उसको उतना ही दोषी माना जाएगा कि उसने ये चीज़ को छुपाई है किसी के साथ। कोई व्यक्ति जो कि धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने या विफल रहता है किसी प्रकार के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय माना जाएगा। किसी कंपनी या किसी संस्था चाहे किसी जिस नाम से ज्ञात हो का भार साधक कोई व्यक्ति, हमने बताया था कोई भी भार साधक कंपनी या संस्था, आज अपनी कृष्णा एकेडमी एक संस्था है, यहाँ का भार साधक अधिकारी कोई भी है, वो जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 22 क्या कह रहा है? मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए दंड। अब ऐसा नहीं है, आजकल नॉर्मल परिपाटियां चल गई है, कोई भी मामला होता है पोस्को एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है ना। कोई भी मामला हो गया तो ठीक है अपन इस पे पोस्को एक्ट लगा देते हैं ताकि अपने कोई जमीन का विवाद है पोस्को एक्ट लगा दिया। तो ऐसा कोई भी मिथ्या परिवाद दिया जाता है या कोई मिथ्या सूचना दी जाती है, तो अगर ऐसा कोई गलत है, मिथ्या दी जा रही है, तो उसको भी दंडनीय अपराध माना गया है धारा 22 में। कोई व्यक्ति जो कि धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित या उद्यापित, अवमानित मतलब उसका अपमान करने के लिए, उद्यापित मतलब उसको दंड देने के लिए, उसको दंड देने के लिए या करने की धमकी या बदनाम करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध कराता है, ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई ऐसा मिथ्या परिवाद करता है धारा 3, 5, 7, 9 के तहत, तो उसको मिथ्या दंड के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, है ना। जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है, मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। अब कोई बालक है, मान लीजिए उसने कोई ऐसा कोई बताया, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस बालक का खुद का कंसेंट नहीं है। उसको या तो किसी ने उकसाया है या उसने कुछ बताया, तो उसको जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था उसके तहत उसे दंडनीय माना जाएगा, और सेकंड कोई बालक है तो उसको दंडनीय नहीं माना जाएगा। जो कोई बालक नहीं है, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना उसके मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराता है, जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन
किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होता है, ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा। 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय। अब ये स्पष्ट तौर पे कह रहा है कोई ऐसा मामला है जहां पे वो बालक नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है, वो कोई ऐसा कोई अभिलिखित करता है, कोई सूचना देता है या कोई झूठा परिवाद देता है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो 1 वर्ष के तहत उसको दंडनीय माना जाएगा। धारा 23 क्या कह रही है? धारा 23 कह रही है मीडिया के लिए प्रक्रिया। कोई मीडिया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है? कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मीडिया पर स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं में कोई पूर्ण या अभिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। किसी तरह की तो न तो कोई रिपोर्ट करेगा। अब तक अपन ने यही देखा है, कोई भी अगर आता है तो ये आता है किसी बालक के साथ दुष्प्रेरण का आरोपी गिरफ्तार, है ना। कभी ये नहीं आएगा कि फलाने फलाने का ये नाम है, उसके साथ दुष्प्रेरण करने का ये आरोपी गिरफ्तार, या फलाने फलाना ये है, इसके साथ ये यहाँ रहती है, इसके साथ ये दुष्प्रेरण हो गया इसके लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया है। जिसका उसका प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता को अतिलंघन होना प्रभावित हो। किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान ऐसा भी नहीं होगा कि कोई मीडिया ये भी नहीं बता सकती कि उपयुक्त व्यक्ति के साथ तो ये घटना घटित हुई, जो व्यक्ति उक्त स्थान पर रहता है उसकी किसी तरह से पहचान नहीं बताई जाएगी, या उक्त स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में ये करता है, या उक्त कार्य करता है, उसकी पहचान बिल्कुल गोपनीय और गुप्त रखी जाएगी। पहचान जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्रण, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोसन या किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट नहीं करेगी जिससे बालक की पहचान प्रकटन अग्रसित होता हो। मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशन या स्वामी संयुक्त रूप या पृथक रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्य को लोप के लिए दायी होगी। 4 क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों के उल्लंघन करता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो 6 मास तक का होगा किंतु 1 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय माना जाएगा। धारा 24 क्या कह रही है? धारा 24 कह रही है बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना। कोई भी बालक है, अगर कोई बालक है उसने कोई बात बताई है, उस कथन को अभिलिखित किसके द्वारा किया जाएगा? कौन उसको अभिलिखित करेगा? कौन? अगर कोई बालिका है तो कोई स्त्री करेगी और उसके खुद के स्थान पे करेगी। वो जहाँ बताएगी उस स्थान पे, उसको ये नहीं कि कोई पुलिस स्टेशन लेके जाए, जहाँ वो सुरक्षित लगती है, जहाँ उसे ये लगता है कि हाँ मेरे परिवार का सदस्य उपस्थित रहेगा, उसके समक्ष उसका अभिलिखित किया जाएगा। बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो सके उप निरीक्षक से की पंक्ति से न्यूनतम किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन होना चाहिए? उप निरीक्षक, कम से कम SI रैंक का अधिकारी होना चाहिए। बालक कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कोई पोस्को एक्ट के तहत किसी बालक का अभिकथन किया जाता है तो पुलिस अधिकारी का वस्त्र क्या होगा? वर्दी, बिना वर्दी, कोई अन्य कोई घरेलू, इस टाइप से कोई भी किसी भी प्रकार से, तो जो भी है सादा वर्दी के अंदर रहेगा, वर्दी के अंदर नहीं रहेगा। अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी बालक या परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय पर बालक की अभियुक्त को किसी भी प्रकार का संपर्क न आए, संपर्क से दूर रखा जाएगा। किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि के किसी भी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। हमने आपको बताया था कोई भी बालक है तो उसको रात्रि पुलिस स्टेशन में कभी भी निरुद्ध नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ पे निरुद्ध नहीं किया जाएगा। उसको कोई ना कोई सुरक्षा गृह, कोई बाल गृह उसमें ही रखा जाएगा।
पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेगा कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से सुरक्षित है तब जब तक कि बालक के हित के विषय न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो। जब तक अगर कोई विशेष न्यायालय ये नहीं बता देता कि इसकी पहचान बता दी जाए या वो बालक स्वयं नहीं कह देता इसकी पहचान बता दी जाए, तब तक उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, उसकी पहचान को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन। अब कोई भी बालक है उसके कथन का अभिलेखन हमने बताया था, अपने सीआरपीसी में पढ़ा था, 164 धारा 164 के तहत अभिलेखित किया जाएगा और बालक के कथन 164 के बयान जो लिए जाएंगे जिसे कहते हैं बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का 2, जिसके इसमें के पश्चात संहिता कहा गया है कि धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलेखित करेगा। जैसा जैसा बालक बोल रहा है वैसा वैसा कथन अभिलेखित करेगा। मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, कोई बालक है, मजिस्ट्रेट को बालक की बात समझ नहीं आ रही है तो कोई भी दूरभाषी है उसको बुलाया जाएगा, उसके समक्ष वो दूरभाषी बताएगा बालक ये कह रहा है, उसके जैसा जैसा बालक कह रहा है वैसा वैसा उसको बता के और उसको प्रदर्शित किया जाएगा। परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा 1 के प्रथम परंतु के अंतर्विष्ट उपधारा जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगा। क्या कह रहा है? 164 के तहत यह बताया गया है कि अभियुक्त का अधिवक्ता वहां उपस्थित रहेगा, पर इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है अभियुक्त का अधिवक्ता भी उक्त जगह उपस्थित नहीं रहेगा, सिर्फ बालक अलोन रहेगा। अगर वो उसको लगे तो उसके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को साथ रख सकता है। मजिस्ट्रेट बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर प्रदान करेगा। एक कोई भी प्रति है वो बालक के परिवारजनों को भी दी जाएगी कि ये एक प्रति है निःशुल्क। अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध क्या बताए गए अभी अपन ने पढ़ा, कौन कौन कैसा कैसा उपबंध रहेगा। यथा स्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिससे बालक का भरोसा हो विश्वास है को उपस्थिति में बालक द्वारा बोले अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवाद या किसी दुभाषी, हमने कहा था कोई या तो अनुवादक या कोई दुभाषी अर्हता अनुभव रखता है वो ऐसे फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सहायता ले सकेगा। यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्त वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क की रीति के सुपरिचित किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ जो कि ऐसी अर्हता अनुभव रखता है को ऐसी फीस के संदाय की विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। स्पष्ट तौर पे अपन ने अभी मैंने बताया, या तो पहला ये स्पष्ट तौर पे कह रहा है उस बालक के कोई भी परिवार का एक व्यक्ति होगा। सेकंड कह रहा है वो बालक जिसको चाहे जो परिचित है उसके समक्ष देगा। कोई भी दुर्भाषी है, कोई भी अगर ऐसी लैंग्वेज में ऐसी भाषा में करता है उसे समझ नहीं आती, कोई दुर्भाषी को बुला सकता है। सेकंड चीज है कोई नियोग निशक्त है तो उसको कोई ऐसा कोई शिक्षक जो विशेष शिक्षक है उसको वहां बुला सकता है। और फोर्थ स्पेसिफिक तौर पे यही कह रहा है कि कोई भी अधिकारी सुनिश्चित बालक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी ऐसा कथन करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, लिखित किया जाए। सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन स्वयं दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी निम्नलिखित किया जाए।
बालक की चिकित्सीय प्रशिक्षण, धारा 27 के तहत जब कोई ऐसा घटनाक्रम होगा तो उसका चिकित्सीय प्रशिक्षण किया जाएगा। उसका जो चिकित्सीय प्रशिक्षण किया जाएगा, किसी चिकित्सीय प्रशिक्षण क्या किया जाएगा, उस बालक की चिकित्सीय प्रशिक्षण जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1934 की धारा 64 के अनुसार संचालित की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई घटना हुई है और घटना घटित होने के बाद कोई पुलिस रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई, कोई परिवाद नहीं किया गया, तो भी उसके 164 ए के तहत उसका चिकित्सीय प्रशिक्षण कराना अति आवश्यक है। यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय प्रशिक्षण किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। कोई बालिका है तो चिकित्सीय प्रशिक्षण सिर्फ महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। फिर अगर वो सहमति देती है बालिका तो ही किया जाएगा, अगर वो सहमति नहीं देती तो नहीं किया जाएगा। चिकित्सीय प्रशिक्षण बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिससे बालक को भरोसा विश्वास रखता है। जहां उपधारा 3 की निर्दिष्ट बालक के माता पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सा जांच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। कोई ऐसा है उसके माता पिता नहीं है, कोई मान लो जैसे बहुत से ऐसे बालक बालिका हैं जिनको घर का ही नहीं पता, ऐसा कोई मामला है तो कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के समक्ष, जिसको चिकित्सा प्रमुख प्रतिष्ठित मानता है, उसके समक्ष ऐसा प्रशिक्षण किया जाएगा। धारा 28 कह रही विशेष न्यायालय द्वारा पदाभित किया जाना, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के राजपत्र के अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले में उस अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगा वो पदाभित करेगी। परंतु यदि कोई सेशन न्यायालय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का तत्सम पर्वत किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजन के लिए अभिहित बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, तब ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। पोस्को एक्ट समस्त जिलों में नई बना दी गई है, जिसमें नया एक ऐसा एडीजे रैंक का अधिकारी, सेशन न्यायालय के मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी वहां पर न्यायाधीश को उसमें पदाभित किया गया है उच्च न्यायालय की परमिशन से, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की परमिशन से। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध की उपधारा एक निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न विचारण भी करेगा जिससे इस अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी विचारण के आरोपित किया जा सकेगा। पोस्को एक्ट का तो कार्य है ही है, इसके अतिरिक्त वो ऐसा कार्य भी करेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत माना गया है। मान लीजिए कोई सीआरपी पोस्को एक्ट की धारा के साथ साथ कोई आईपीसी की धारा भी उसमें ऐड है, तो वो आईपीसी की धारा का भी उसका विचारण कर सकता है उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्को एक्ट की धारा का ही विचारण करेगा, समस्त एक्ट की धाराओं का विचारण अगर ऐसे कोई केस में है तो उसका विचारण भी कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67 ख क्या कह रहा है, 67 ख स्पष्ट तौर पे कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में 67 ख जो बिल्कुल स्पष्ट कि अधिनियम में अपराधों का जहां कोई भी ऐसा 67 एक्ट है, धारा 67 ख जो है आईटी एक्ट के तहत वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बताया गया है। धारा 67 के
अधीन अपराधों में जहां तक वह समझे, है ना, जहां तक उसको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के तहत भी कोई एक्ट है, कोई धारा है, कोई अपराध घटित हुआ है, कोई अपराध घटित होने का कोई कार्य हुआ है, तो वहां पे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति से बालक की चित्रित करने वाली लैंगिक सुस्पष्ट करने वाली सामग्री के प्रकाशन या परीक्षण से संबंधित है, वहां बालक का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर्म बनाते हैं विचारण की अधिकारिता है। कोई ऐसा कार्य है जो धारा आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत भी दंडनीय है, कोई ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई बालक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तहत सुकर्य, उसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तहत उसका दुष्प्रेरण किया जाता है, उसका दुष्प्रचार किया जाता है, उसके साथ कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो पोस्को एक्ट के तहत दंडनीय है, तो उसको धारा 67B के तहत आईटी एक्ट के सम्मिलित रखते हुए उसको दंडित किया जाएगा। धारा 29 क्या कह रहे, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध करने या दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह उपधारा करेगा कि ऐसा व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता। क्या कह रहा है धारा 29, कोई भी पोक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 7 और 9 के तहत कोई आरोप लगाया है, जब तक उसको वो साबित ना कर दे तब तक ये समझा जाएगा वो उसके तहत दंडनीय अपराधी है। या तो वो उसको ना साबित करे कि हाँ ऐसा अपराध मैंने नहीं किया, उसका भार किसके ऊपर है, अभियुक्त के ऊपर उसका भार दिया गया है। धारा 29 कह रही आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की धारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन के में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है। मान लीजिए कोई अपराध घटित कर रहा है, उस अपराध घटित करने पर यह लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति मनोदशा ऐसी रही है यह अपराध घटित करने की, तो अभियुक्त का यह रहेगा कि वो उसको यह साबित किया जाए कि मेरी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं रही है ऐसे कोई अपराध को घटित करने की। ये इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वास करता है, और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित की जाए। स्पष्ट तौर पे बताया गया है कोई भी ऐसे संभाव्यता की प्रबलता है या स्थापित की गई है तो उसकी प्रबलता वो कोई स्थापित है, उस स्थापित प्रबलता के आधार पे उसको सारी चीज बताई गई है, सारी बात दिखाई गई है, सारी बातें कि ऐसा कोई तो उसकी ऐसी कोई प्रबलता तो नहीं है, ऐसा कोई उसका कार्य तो नहीं है, ऐसी कोई विद्वनता तो नहीं है। न्यायालय संदेह से परे होकर ऐसा विश्वास करेगा कि ऐसा कोई कार्य है या नहीं है। विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर लागू होना। मान लीजिए कोई विशेष न्यायालय है, उसका कोई भी कार्य वो दंड प्रक्रिया संहिता पर लागू होगा। विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता पर लागू होगा। अगर कोई विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ लिखा गया है ना, और उसके इसी अन्य एक्ट में कुछ और लिखा गया, जो अन्य एक्ट में लिखा गया है वो ही माना जाएगा, उसको ही उसके अंदर बताया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए किसी एक्ट में
उसकी गिरफ्तारी लिखी है कि विचारण के समय, और किसी मान ली इस एक्ट में है कि अपराध घटित होने पे ही गिरफ्तारी, तो अपराध घटित होने पे ही गिरफ्तारी मानी जाएगी। इस अधिनियम के अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध, जमानत और बंधपत्र के संबंध में उपबंधों सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होना और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय किसी सेशन न्यायालय को समझा जाएगा। तो विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। यहां भी क्या होगा, विशेष लोक अभियोजक होगा, विशेष लोक अभियोजक होगा। विशेष लोक अभियोजक धारा 32 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक क्या है, राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक बनाया जाएगा जो जिसकी 10 वर्ष तक किसी विधि के तहत या तो अधिवक्ता के तौर पे कार्य किया हो या विधि की कोई राजकीय संस्था में विधि सलाहकार के तौर पर कार्य किया गया हो, उसको विशेष लोक अभियोजक के रूप में समझा जाएगा, उसको नियुक्त किया जाएगा विशेष लोक अभियोजक। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अभिलिखित उपबंधों के अधीन केवल मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक होगा, एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। उपबंध के एक के अधीन किसी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तब ही पात्र होगा, क्या पात्रता है, यदि वह किसी अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष से न्यूनतम अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हो। इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 19 धारा 2 के खंड और अंतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध के तदनुसार प्रभावी होगा। क्या बताया गया है कि कम से कम 7 वर्ष का विशेष लोक उसका अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, उसे ही विशेष लोक अभियोजक माना है। SC/ST एक्ट में 10 वर्ष का बताया है विशेष लोक अभियोजक, इसमें 7 वर्ष बताया है। और इसके अलावा अगर अपन अन्य एक्ट पढ़ेंगे, अन्य एक्ट में भी विशेष लोक अभियोजक के लिए बताए गए हैं, उसमें भी कहीं पे 7 वर्ष और कहीं पे 10 वर्ष विशेष लोक अभियोजक के लिए अहता। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर ऐसे तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट संज्ञान ले सकेगा। कोई भी अपराध है, उसके कोई ऐसा कोई अपराध है तो पुलिस रिपोर्ट पे भी संज्ञान ले सकेगा। यथास्थिति विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को सुनिश्चित करेगा, जो पुनः उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। पहले अगर कोई मान लो एविडेंस हो रही है 161, 164 के तहत बयान हो रहे, अगर उसके तहत अगर कोई ऐसा कोई है तो उसमें सबसे पहले उसके कोई भी प्रश्न जो पूछेंगे, मुख्य प्रश्न, पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा, तो कोई भी ऐसी प्रतिपरीक्षा अगर कोई भी ऐसी हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट को बताएंगे, मजिस्ट्रेट बालक से वो प्रश्न पूछेगा। विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे कि विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी भी सदस्य को, मित्र को, नातेदार को, बालक को अपने भरोसे रखता है, उसको उस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बताएगा कि न्यायालय में उसके साथ उपस्थित हो, मित्रपूर्वक वातावरण सृजित करेगा, है ना। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में परीक्षण के लिए बार बार नहीं बुलाएगा। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि
अच्छा ये बताओ वहां पे ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था, इस तरह से कोई भी बिल्कुल ऐसा वातावरण घटित करेगा, बिल्कुल मित्रतापूर्वक वातावरण रहेगा और ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिससे कोई आवेशकारक पर्सन हो, जिससे बालक को कोई डर लग जाए। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण का विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं हो, परंतु ऐसे कारणों के जो कि अभिलिखित किए जाएंगे विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा। अगर कोई कारण है तो विशेष न्यायालय उसकी परमिशन दे सकता है, अनुज्ञा दे सकता है। यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है तो ही उसके लिए, मान लीजिए कोई बालक है, उसका कोई ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि उसका ध्यान रखने की स्थितियां नहीं, तो विशेष न्यायालय से अनुज्ञा लेके उसका यह है कि इसका जब तक अगर कोई इसका प्रकाशन करे तो हो सकता है इसके कोई रिलेशन, इसके कोई सगे संबंधी यहाँ आ पाए, तो इसके लिए उसके लिए कार्य किया जाएगा। समुचित मामलों के लिए विशेष न्यायालय बालक के लिए उसे कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए दंड के अतिरिक्त प्रतिकर के ऐसे संदाय जो कि विहित किया जाए, ऐसे बालक को तुरंत पुनर्वास के लिए निर्देशित दे सकेगा। मान लीजिए अगर कोई बालक है, उसको पुनर्वास के लिए कोई पैसा या प्रतिकर चाहिए, तो उसके लिए विचारण के समय ही उसको कह सकता है कि आप पहले इतनी राशि जमा कराएं, इतनी राशि इस बालक को मुहैया कराई जाए जिससे ये अपना पुनर्वास कर सके। विशेष न्यायालय के पास अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के विचारण प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होगी और ऐसे अपराध की विचारण में इस प्रकार करेगा कि मानो वह सेशन न्यायालय ही हो। धारा 34 कह रही है बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दशा में प्रक्रिया। मान लो कोई बालक है, उसने कोई अपराध किया, अब उसकी आयु का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, उसे यह तय किया जाए कि इसकी आयु क्या है, तो उसके लिए विशेष न्यायालय की क्या करेगा कि उसे उस बालक की आयु का प्रदर्शन किया जाए कि इसकी आयु ये है। उसके लिए क्या है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। यदि विशेष न्यायालय को यह समक्ष किसी कार्रवाई के इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न की अवधारणा विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं समाधान करने के पश्चात किया जाएगा और वह ऐसे अवधारणा के लिए उसके कारणों को लेखबंद करेगा। पहले तो वो उसका विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश मात्र पश्चातवर्ती सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। अगर कोई मान लो कोई ऐसा किया है तो उसके लिए कोई ऐसा उसके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती कि इस व्यक्ति की ये आयु नहीं थी। अगर विशेष न्यायालय ने मान लिया कि हाँ किशोर न्याय बोर्ड के तहत कि इसकी आयु ये है, तो उसकी वो आयु, उसके लिए पश्चातवर्ती ये नहीं किया जाएगा इसकी आयु कम, इसकी आयु ज़्यादा थी और इसको आपने कम बता दी, विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, आयु इस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। धारा 35 क्या कह रही है, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले को निपटारा करने के लिए अवधि। बालक का साक्ष्य को अभिलिखित और मामले के निपटारा करने की अवधि। कोई भी अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट में कितने दिवस के भीतर उस मामले का निपटारा करेंगे, कितने दिवस के अंदर उसको अभिलिखित करेंगे, है ना, साक्ष्य को अभिलिखित। बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है कि बालक का साक्ष्य कितने दिन के भीतर लिया जाएगा, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। और विलंब के लिए यदि कोई हो तो विशेष न्यायालय द्वारा कारण निम्नलिखित किए जाएंगे। विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर विचारण को पूरा करेगा। 1 वर्ष के अंदर अंदर उस विचारण को कंप्लीट किया जाएगा। 30 दिवस के भीतर उसका साक्ष्य लिया जाएगा और 1 वर्ष के तहत उसके संपूर्ण विचारण कंप्लीट कर दिया जाएगा, आदेश पारित कर दिया जाएगा।
धारा 36 क्या कह रही है, प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। अगर कुछ प्रमाणित कर रहे हैं कुछ, तो वहां पे बालक और अभियुक्त को आमने सामने नहीं दिखाया जाएगा। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया। जब कोई भी फ्रेंड्स, जब कोई भी अपन देखेंगे कि कोई साक्ष्य होता है, उस साक्ष्य के समय कोई बालक है, तो उसका अगर कोई साक्ष्य हो रहा है, उसके कोई बयान हो रहे हैं, तो वहां पे उस अभियुक्त को सामने नहीं रखा जाएगा। अन्य कोई मामले होते हैं तो उसमें अभियुक्त के सामने साक्ष्य लिए जाते हैं, अभियुक्त के सामने साक्ष्य दिए जाते हैं, कोई भी साक्ष्य होता है। इस मामले में जो कोई भी अभियुक्त है उसको बालक के सामने साक्ष्य में नहीं रखा जाएगा कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता को समुचित करने की स्थिति में है। उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी अन्य युक्त उपयोग करके अभिलिखित करेगा। वैसे कमरा ट्रायल जो होती है, कमरा ट्रायल, अब उसको कर दिया है कैमरा ट्रायल। तो आपने देखा होगा कभी न्यायालय में गए हो कि कैमरा ट्रायल चल रही है। कैमरा ट्रायल में किसी को भी न्यायालय परिसर में उपस्थित नहीं दिया जाता, सिर्फ मात्र वहां पे जो कोई मजिस्ट्रेट है या जिसको कोई बयान दे रही बालक, उसके अधिवक्ता और जो विशेष लोक अभियोजक है उसको ही उपस्थित किया जाएगा। इसके अलावा किसी को वहां उपस्थित नहीं किया जाएगा। विचारण का बंद कमरे में संचालन, हमने कहा था कैमरा ट्रायल। विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता की किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा हो। परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय के भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, तो वहां दंड प्रक्रिया संहिता धारा 284 के उपबंध के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्रवाई करेगा। कमीशन निकालने की क्या कार्रवाई होती है फ्रेंड्स? कमीशन निकालने की कार्रवाई होती है जहां लगता है कि बालक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाएगा, तो वहां एक कमीशन निकलेगा और कमीशन जहां वो उसको सुटेबल होता है वहां जाके उसके बयान को दर्ज किया जाएगा। धारा 38 क्या कह रही है? बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता, ये सेम है, कोई भी बालक का कर रहे हैं, साक्ष्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी दुभाषी या विशेषज्ञ, मान ले अपन ने पहले देखा था रिपोर्ट के समय में कोई दुभाषी लिया है, तो उसके जब उसका बयान भी दर्ज किए जाएंगे तभी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। फिर क्या कह रहा है? विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। क्या है मार्ग निर्देश? जिस व्यक्तियों के पास विशेषज्ञ के तौर पर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, चिकित्सक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या बाल विकास ज्ञान है, वह बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम में मार्ग निर्देशित करने के लिए तैयार होगा। जिसके पास, अपन ने अभी देखा, जिसके पास क्या क्या है, जिस व्यक्ति के पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक कार्य के लिए उसका ज्ञान है, वहीं पे उस व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा कि आप इस बालक के किसी प्रक्रम में इसकी सहायता, इसका मार्ग निर्देशित कर सकते हैं। धारा 40 क्या कह रही है? विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। कोई भी अगर मामला है तो उसमें विधि व्यवसायी की सहायता लेने का बालक का अधिकार है। 1973 की धारा 301 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक किसी अपराध के लिए अपने पसंद के विधि के काउंसलर की सहायता लेने के लिए हकदार है। मान लीजिए कोई बालक है, उसका कोई अपराध हो गया, अब मान ले उसे सरकारी व्यक्ति दिया है, सरकारी लोक अभियोजक दिया, पर उसे लगता है कोई मैं मेरा प्राइवेट भी करना चाहता हूं, तो वह अपना प्राइवेट भी अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, उसको भी उसका अधिकार दिया गया है। धारा 45 कह रही है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति कहाँ बताइए?
केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र की अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। तो फ्रेंड्स ये था अपना पोक्सो एक्ट। ये अगर अपन देखेंगे तो पोक्सो एक्ट 2012 जिसमें यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 था, ये आज एक्ट संपूर्ण हुआ है। जल्द अपन नए एक्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।